हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेम में जो आप देख रहे हो वो XUV 700 AX7L डीजल ऑटोमेटिक है। ये गाड़ी मैंने 28 जून 2022 को परचेज़ करी थी। गाड़ी का आज मैं रिव्यू करूंगा कि एक इन डेप्थ रिव्यू दूंगा आपको कि ये इस गाड़ी के क्या पॉजिटिव्स रहे हैं, क्या नेगेटिव्स रहे हैं, कितना खर्चा मैंने इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट में किया है, इसमें क्या दिक्कतें आई हैं, ये इसका सिटी कंफर्ट कैसा है, इसका हाईवे कंफर्ट कैसा है, ड्राइवेबिलिटी कैसी है, ये सारे एस्पेक्ट्स आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं इस गाड़ी का आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी 12,802 किलोमीटर चल चुकी है। करंट एवरेज 13.5 किलोमीटर्स का दिखा रहा है। ये एवरेज जो आप देख रहे हो ये सिटी का एवरेज जाता है, तो इसमें भी एरर है। -1.2 लेके चलो तो ये कुछ अराउंड 12.3 के अप्रॉक्स का एवरेज है, क्योंकि मैंने इसको टैंक टू टैंक मेजर किया हुआ है। तो हाईवे पे ये -1.7 का डिफरेंस आता है और सिटी में 1.2 के अराउंड का डिफरेंस आता है। इसके बाद कर लेते हैं इसकी ड्राइवेबिलिटी की बात। इंजन का तो इंजन इसमें काफ़ी पावरफुल डीजल इंजन लगा हुआ है। 2.2 लीटर्स का डीजल इंजन है। 186 bhp और 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है ये कार। प्लस पॉइंट ये है कि इस गाड़ी में आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं। उस ड्राइव मोड्स के अकॉर्डिंग आप गाड़ी को किस ट्यून में चलाना चाहते हो उस ट्यून में आप चला सकते हो। तो मैं इस गाड़ी को हमेशा अपने जैप मोड में ही ड्राइव करता हूँ। जैप में इज़ द मिक्सचर ऑफ जूम एंड जिप ड्राइव। बीच का ही रिस्पॉन्स रहता है इसमें। जूम जैप और जिप बेसिकली है स्पोर्ट्स, सिटी और इकोनॉमी मोड जो टाटा बोलता है। जूम मोड में आपको 100% ऑफ पावर मिलता है गाड़ी से। और जो गेयर थ्रो हैं वो आपके लॉन्गर रहते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स कार की तरह ये। और फिर जैप मोड में क्या, और हाँ, जूम मोड में इसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो भी थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। थोड़ा सा हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग कंपैरेटिवली। वैसे इसका तो बहुत ज़्यादा ही क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक नहीं है। हाइड्रोलिक के ऊपर इनका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम काम करता है, तो ये बिल्कुल ही लाइट है इसका। जैप मोड में क्या होता है कि वो मिक्स है। इसमें गियर शिफ्ट थोड़े शॉर्टर हो जाते हैं, तो आप जैसे ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो आप इरिटेट भी नहीं होते भाई ये गियर क्यों नहीं चेंज कर रही है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे मैनुअल जो ड्राइव करता है, मैं मैनुअल से आया हूँ, तो गाड़ी ज़्यादा रेव कर रही होती है तो मुझे भी इरिटेशन होती है। तो जैप मोड में क्या होता है कि कंपैरेटिवली गियर शिफ्ट शॉर्टर रहते हैं कंपैरेटिव टू जूम। जिप में क्या होता है, जिप में आपका गियर शिफ्ट और शॉर्ट हो जाता है। उसमें स्टीयरिंग भी बहुत लाइट हो जाता है। लेकिन आपको अगर इंस्टेंट सर्ज की ज़रूरत हो ना, क्योंकि अब आपको आदत पड़ चुकी है जैप में चलाने की और जूम में आप एक बार चला के देख चुके हो, तो उस पर्सपेक्टिव में अगर आप जिप में जाओगे और गाड़ी चलाओगे तो आपको ये स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है कंपैरेटिव टू जूम मोड एंड जैप मोड, और गियर शिफ्ट शॉर्टर हो जाते हैं। लेकिन फिर वो पावर की कमी लगती है। तो इसका एक ये यहाँ पे मैं इसलिए जिप में नहीं चलाता हूँ कि मुझे वो पावर से रिलेटेड कंप्लेन है। बाकी जिप इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल आप कह सकते हो मोड टू ड्राइव। और बात करते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट की। तो अभी जो मेरी लास्ट सर्विस हुई थी वो 10,000 किलोमीटर्स पे हुई थी, 10,400 समथिंग किलोमीटर्स पे। मेरे को 5,500 का चार्ज आया था उसमें। उस बिल की कॉपी मैं आपको अपनी वीडियो में डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और उसमें जो मेजर मेरे को समझ में आया, जैसे इसमें बात करते हैं कि XUV 700 का सबसे ज़्यादा जो इशू है वो ब्रेक को लेके है। और दूसरा जो फर्स्ट लॉट में आया था वो शॉकर को लेके आया था। शॉकर को लेके तो मेरे को कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट मेरे को बहुत ज़्यादा ही
इसके पहले मेरे पास इको स्पोर्ट थी, उससे कंपैरेटिवली तो कुछ ज़्यादा कंफर्ट है इसके अंदर। तो मेरे को शॉकर से रिलेटेड ना कोई आवाज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब से आ जाए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तक तो कुछ नहीं है। बट मैंने इसके ब्रेक शू चेक करवाए थे तो उन्होंने बोला था कि सर अभी आप इसको 10,000 किलोमीटर और चला सकते हो। 20,000 किलोमीटर पे आपकी ये 100% चेंज होने ही होने हैं। ब्रेक शूज से ज़्यादा पे आपका ब्रेक डिस्क पे इशू आना शुरू हो जाएगा, तो आप 100% इसको चेंज करवा लेना। इशू यहाँ पे कुछ इस एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे ये AX7L है, तो ये हेड माउंटेड एक स्पीकर दे रखे, तो इसमें क्या है कि एक कोई तार शायद लूज़ है, उससे किर 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 की आवाज़ आती थी यहाँ पे। तो मैंने इसको जाके 2 बार दिखाया, तो 2 बार तो कोई रिजॉल्व नहीं कर पाया था। इस बार लकली अब पता नहीं उन्होंने, मैं जब 10,000 की सर्विस पे गया था तो लकली शायद उनको वो हिस्सा मिल गया जो लूज था, तो उन्होंने ये चीज़ खोल के उस चीज़ को फिक्स किया और वो अब आवाज़ अभी तक तो नहीं आ रही है। बाकी पूरी गाड़ी में ऐसा कोई रैटलिंग साउंड नहीं है अभी तक। 1-2 बार मेरी गाड़ी बड़े गड्ढे में, जैसे हाईवे पे चलते हुए, और एक बार मैं जिम कॉर्बेट गया था तो वहाँ पे तो एक बड़ा गड्ढा था, तो उसके अंदर गई और बाहर आई थी, तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी आई थी, पीछे वाले पूरे लोग उछल गए थे। तो उसके बाद भी मेरे को ना कोई खड़क की आवाज़ आई पूरी कार में, मतलब चलाने के बाद। उसके बाद कुछ लगभग 1000 किलोमीटर चल चुकी है, ना ही शॉकर से कुछ अलग से आवाज़ आई, मतलब एक्सट्रीम हो चुका है। इसके बाद भी गाड़ी में कोई खड़कने की आवाज़ नहीं है। एक रिव्यू मैं बनाऊंगा 20 के बाद भी और 50 के बाद भी फिर सीधा, तो फिर आपसे डिस्कस करते हैं उससे भी रिगार्डिंग कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से रिलेटेड बात कर लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव से। इसका पहला नेगेटिव जो है वो इसका ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इसका अभी सॉफ्टवेयर स्टेबल वर्जन नहीं है। ये मैं इसको 3 बार अपडेट करवा चुका हूँ। एक जब ये जनरल चेकअप पे गई थी, सेकंड जब ये 10,000 किलोमीटर्स की सर्विस पे गई थी, और थर्ड अपडेट हुआ है जब मैं इसका पीछे रियर इंडिकेटर चेंज करवाने के लिए गया था, तब ये अपडेट हुआ है। बट इसमें इश्यूज़ अभी भी हैं। इश्यूज़ कौन कौन से हैं कि एक, जैसे एक दिन मैं अभी कुछ दिन पीछे गाड़ी अनलॉक करके मैं अंदर बैठा, कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरी स्क्रीन ब्लैंक थी, ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हुआ और ना गाड़ी की इंफोटेनमेंट ऑन हुआ। ये एक इशू है। फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है। मेरे को क्या करना पड़ा कि मैं बाहर जाके इस गाड़ी को अनलॉक किया, फिर इनका एक कोई सेफ मोड होता है, जैसे 10 सेकंड या 20 सेकंड, जिसमें वो पूरा पावर स्टेट से बाहर आ जाता है बेसिकली इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम। तब तक मेरे को वेट करना पड़ा, और फिर इसके बाद मैं जब अंदर आके बैठा, फिर स्टार्ट किया तो पूरा रीसेट हो चुका था। ये पूरा मेरा जो ये फ्यूल जो आप देख रहे हो कि मतलब कितना मेरी जो ट्रिप है वो पूरी रीसेट हो चुकी थी। दूसरा इशू जो मैं आपको बता रहा था इंफोटेनमेंट से रिलेटेड, ये देखिए, ये अभी मैं गाड़ी अनलॉक करके बैठा हूँ, और ये आप ऐसा कनेक्ट करने की कोशिश करते हो एंड्रॉयड ऑटो को। अभी मैं वायरलेस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वायरलेस में हमेशा ये इशू आता है कि ये कनेक्ट ही नहीं होता है फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम हमेशा इशू देता है। ये देखिए, ये एरर आ जाता है। ये एक ये इशू है। दूसरा वायरलेस के साथ, विद वायर्ड के साथ ये इशू है कि आप जैसे ड्राइव कर रहे हो, आपको कुछ 4 घंटे 5 घंटे का डिस्टेंस है आपको ट्रैवल करना है, तो ये वायरलेस वाला हर 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुछ एक उसका टाइम है जिसमें वो रीस्टार्ट हो जाता है बेसिकली। तो ये 2 इश्यूज़ हैं जो एंड्रॉयड ऑटो से रिलेटेड हैं। एप्पल कारप्ले कभी मैंने कनेक्ट करके नहीं देखा इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास कोई एप्पल का डिवाइस है नहीं। इसका जो एसी है, आप ये जैसे बाहर खड़ी रहती है धूप में, या आपको कुछ ऐसे ही 17-18 पे चलाना पड़ता है, तब जाके गाड़ी ठंडी होती है। हालांकि गाड़ी बड़ी भी है, लेकिन डुअल जोन एसी है तो कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। मे बी ये सनरूफ की वजह से ऐसा इशू हो, क्योंकि हालांकि 5-10 मिनट आप बैठो, 10 मिनट आपको देने पड़ेंगे। 10 मिनट बाद आपको वो चीज़ फील नहीं होती, क्योंकि पूरा केबिन ठंडा हो चुका होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये इशू लगता है। दूसरा इशू इसके ब्रेक डस्ट के साथ है। मैं आपको बाहर दिखाता हूँ।
जब भी आप हाईवे पे चलो ना तो ये इसके ब्रेक, अभी मैं पहले जैसे बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। तो वही सेम इशू है। ये देखिए आप काला काला ये देख रहे हो, ये ब्रेक डस्ट है। ये ब्रेक डस्ट पूरे अगर आप 200 300 400 किलोमीटर की अगर आप ड्राइव करते हो तो ये पूरे बॉडी में चिपक जाती है। तो एक ये इशू है इसके साथ, बहुत ब्रेक ज़्यादा घिसने का। और ये है सिर्फ फ्रंट वाले के साथ, पीछे वाले के साथ इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ये इसका दूसरा नेगेटिव है। और थर्ड नेगेटिव आपको मैं बताता हूँ, इसकी सीट्स। ये सीट्स अभी मैंने रिसेंटली साफ़ करवाई हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि गंदा होता है। जैसे मेरा एक छोटा बेटा है, उसने क्या किया, जैसे आया और हाथ लगा दिया। अभी भी आप थोड़े बहुत निशान देख रहे होंगे यहाँ पे। खैर, तो यहाँ पे काले काले निशान धब्बे पड़ जाते हैं पूरी बॉडी में। और ये एक ही जगह की बात नहीं है, ऊपर भी पूरा निशान पड़ जाता है। जो भाई तो खैर आपको देख ही रहोगे, ये देखो ये गंदा हो रहा है यहाँ से। तो और अभी ये 2 हफ्ते पहले ही आई है गाड़ी। तो ये हमेशा इसकी शाइन मेंटेन करने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस इंटीरियर है इसका। इसमें एयरी तो फील होता है, लेकिन आपका मेंटेनेंस भी उतना ही लगेगा जितना आपको एयरी फील होता है। आप आ जाते हैं इसके पॉजिटिव्स पे। तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसका फ्यूल इकोनॉमी। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी, 2200 सीसी के बाद भी, ये गाड़ी आपको शहर में 12.5 तक का एवरेज दे देती है। आपसे इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा इंजन, सब कुछ के साथ आप 2 AC चला के चल रहे हो भाई, 12.5 का एवरेज दे रही है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। दूसरा, इसके अंदर जो पॉजिटिव है वो इसकी हेडलाइट है। सर, इसके अंदर इसका हेडलाइट मैं आपको दिखाता हूँ, आपको वैसे समझाता हूँ। इसके हेडलाइट का रात का थ्रो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये आप इसमें देख सकते हो, इसमें आगे एक ये लो बीम है, ये हाई बीम है। ये दोनों लो बीम का है, एक हाई बीम का है यहाँ पे। और एक फिर इसके जब आप 80+ जाते हो ना, तो एक इसमें बूस्टर हेडलैम्प भी जल जाता है। ये बूस्टर हेडलैम्प्स हैं इसके, ठीक है, ये दोनों जल जाते हैं। और फॉग लैम्प की भी बात करें तो इसका जो कॉर्नरिंग हेडलैम्प है, फॉग लैम्प तो वैसे बाहर का तो इतना ज़्यादा, सामने का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस तो पता नहीं चलता क्योंकि हेडलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट इसके कॉर्नरिंग लैम्प जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिव है, अच्छा थ्रो है इनका। तो ये 2 पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए इसके। और थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है स्पेस। महिंद्रा ने इसमें स्पेस मैनेज में बहुत अच्छे से किया है। और कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें। हालांकि पीछे की सीट्स मूवेबल नहीं है, आगे पीछे मूव नहीं होती हैं, बट उसका जो रिक्लाइन एंगल है वो चेंज आप कर सकते हो इन सीट्स का। आगे पीछे नहीं होती हैं, बट जो 5 लोगों के हिसाब से अगर इस गाड़ी में चलते हो, हालांकि ये 7 सीटर है, तो इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है और लेग स्पेस भी बहुत अच्छी है। अगर आप 5 लोगों के हिसाब से बात करते हो तो जनरली हम 5 ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जब आप 7 सीटर के हिसाब से गाड़ी लेते हो और अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो आप 5 लोगों के साथ ही जाते हो। आपने देखा होगा, मैंने पीछे अभी पन्नी हटाई भी नहीं है, क्योंकि वो जनरली आधी सीट हमारी लगेज के लिए यूज़ होती है। तो ऐसा है। और सीट कंफर्ट की जहाँ तक बात करें तो सीट कंफर्ट भी बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ से गोरखपुर जाता हूँ, मेरा होम टाउन है, 780 किलोमीटर समथिंग वन वे पड़ता है, और मेरे को बिल्कुल थकान नहीं फील होती है। मेरा 4th इसका प्लस पॉइंट है इसकी स्टोरेज। आप डोर में बड़ी बड़ी बोतलें रखने की जगह है, इसमें कोई कंजूसी नहीं हुई है। एक बड़ी बोतल और एक छोटी बोतल आप देख रहे हो वो भी रखी हुई है। इसमें एक 1 लीटर की बोतल और 2 छोटी बोतलें आ जाती हैं, मतलब टोटल 2 लीटर पानी आप पर उसमें लेके जा सकते हो। और इसके ग्लोव बॉक्स में भी अच्छी खासी जगह है, और ये इल्यूमिनेटेड भी है, और अच्छे से डिवीजन करके दे रखा। काफ़ी स्पेस है इसमें, कहने का मतलब। और इसके आर्मरेस्ट में भी अच्छी खासी स्पेस है और पूरा यूजेबल है ये आर्मरेस्ट। और ये कूल्ड है बाय द वे, ये की रखने के लिए अलग से जगह दे रखी है इन्होंने। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपको और कोई क्वेरीज हैं या कोई और आपके पॉइंट्स हैं आपको जो पूछने हो इस गाड़ी से रिलेटेड, सर्विस कॉस्ट से रिलेटेड, या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में आप कमेंट डाल के पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें कि मैं आपको ऐसे ही रिव्यू वीडियोस आपके पास लेकर आता रहूं। थैंक यू गाइस।